अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो मेमोरी से जुड़ा हुआ है उसमें मेमोरी, ईगो एंड सेल्फ एक्सपीरियंस। तो बेसिकली शेरविंद हमें क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक जो उस स्टेट में जहाँ पर हम लोग सेल्फ के डायरेक्ट विजन में रहते हैं, तो वो एक डायरेक्ट नॉलेज है। और ये इसको बाद में वो बताएंगे फिर विस्तार से। एक कॉम्प्रिहेंशन है टोटलिटी ऑफ थिंग्स। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने पेनोरेमिक व्यू है पूरा, तो वो उस पेनोरेमिक व्यू को भी 1000 आंखों से देख रहा हो जो चारों तरफ है। लेट्स टेक दैट एग्जांपल, क्योंकि लिटरली जो वैदिक काल में इंद्र, उनको सहस्राक्ष कहा गया। इट्स ए ग्लोबल कॉन्शियसनेस। तो वो सब कुछ सामने, डेप्थ, सब कुछ देख रहा है। तो वो जो देख रहा है उसको फेनोमेनन बोल के डिस्कार्ड नहीं करता है, क्योंकि वो भी उसके अंदर से प्रकट हुआ है। अब जैसे कहा गया कि दिस वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्टिवाइजेशन ऑफ द लॉर्ड, तो उन्होंने अपने ही अंदर से एक मिरर बनाया और मिरर में स्वयं को देख रहा है। तो वो जिसको भी देखते हैं वो स्वयं को देख रहे हैं और उसके साथ साथ जुड़ा सब कुछ देख रहे हैं। वो डिस्कार्ड नहीं करते हैं इस संसार को कि ये तो फिनोमिनन है। जैसे एक समुद्र एक लहर को डिस्कार्ड नहीं करता है, सपोर्ट करता है उसको, वो उसमें से ही उठती है। लहर के अंदर पूरा समुद्र है और वो उठती है और वापस उसमें जाती है और पूरा समुद्र उसको रिसीव करता है। वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए, फुल्ली कॉन्शियस कि ये वेव जो है ये समुद्र ही है। समुद्र ने अपनी ऊर्जा और शक्ति इस वेव में लगाई है और उन सभी लहरों में लगाई है जो मुझे चारों तरफ दिख रही हैं। और ये समुद्र की जो रियलिटी है वो इसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, वेव को एक अलग नाम दे देते हैं और समुद्र को एक अलग नाम दे देते हैं, और दोनों के बीच में एक अनब्रिजेबल गल्फ कि भाई ये दोनों तो जोड़ नहीं, ये अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पर बार बार श्री अरविंद हमें बता रहे हैं। और जब हम इग्नोरेंस में रहते हैं, इग्नोरेंस का क्या अर्थ है कि हम अपनी, वो विस्तार से फिर बताएंगे कि हम अपनी ही डीपर रियलिटी से, विश्व की रियलिटी से हम अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते, हम केवल एक छोटा सा फिनोमेना देख रहे हैं। तो जब हम इग्नोरेंस में रहते हैं तो भी हमारे साथ कुछ डिवाइसेस क्रिएट की गई हैं उसमें हमको नाव को खेने के लिए। तो वो डिवाइसेस में ईगो, मेमोरी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पेज 534, इसमें हम लोग कहीं कहीं से कुछ कुछ लाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1000 पेजेस श्री अरविंद की राइटिंग्स से ये बात हुई भी थी हमारी कि हम लोग थोड़ा थोड़ा क्षीर सागर से रसास्वादन कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वो तो 10 साल का विषय है। ऑलमोस्ट लेते लेते प्रारंभ करते कैंप में रह गया बीच ऑफिस में कि अगर अभी प्रारंभ करूं, क्योंकि सावित्री ख़त्म हुई तो एक बात थी कि द लाइफ डिवाइन, क्योंकि आई एन्जॉय दिस बुक सिंथेसिस ऑफ योग ऑल्सो। लेकिन अब उसमें समस्या ये थी कि आप अगर स्टार्ट करो द लाइफ डिवाइन तो 20 साल का विषय है। सावित्री हम लोगों की 15 साल के बाद कंटिन्यूसली तो आई एम नॉट श्योर, मे बी स्टार्ट होगी। पर यहाँ हम लोग जगह जगह से पिकअप कर रहे हैं कुछ सूत्रों को। फॉर एग्जाम्पल पेज 534, पैराग्राफ प्रारंभ हो रहा है। इट इज एविडेंट दैट देयर आर नॉट रियली टू सेल्व्स। अब एक महावाक्य श्री अरविंद का, बीइंग इज बिकमिंग, वही है जो ये सब बन रहा है। बट वन कॉन्शियस बीइंग which throws itself up in the waves of conscious force so as to experience itself in a succession of changing movements of itself, by which it is not really changed, increased, or diminished any more than the original stuff of matter or energy in the material world is increased or diminished by the constantly changing combination of the elements. Yeah, I'm just reading this sentence here. It continues.
Although it seems to be changed to the experiencing consciousness, so long as it lives only in the knowledge of the phenomenon and does not get back to the knowledge of the original being, substance or force. तो अब इसको अगर हम उदाहरण लें, वैसे इसमें एक प्रोफाउंड फिजिकल साइंस का ट्रुथ है कि वो चेंज तो होती है, एनर्जी मैटर वो बैलेंस रहता है उनका. अब वो वही एनर्जी न्यू फॉर्म्स क्रिएट कर रही है, पुराने फॉर्म्स डिसॉल्व हो जाएंगे, नए फॉर्म्स उसी में से निकल रहे हैं, अपने आप कहीं प्रकट नहीं हो रहे हैं. दूसरा उन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, समुद्र के अंदर से लहरें जो निकल रही हैं और वापस उसमें जा रही हैं, समुद्र उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, वो उसको भिन्न भिन्न रूप में अपने ही अंदर की संभावनाओं को देखकर एंजॉय कर रहा है. अब इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लें, द डांसर हु डांसेस, या संगीत, म्यूजिक. अब वो एक अलग बात है कि परफॉर्मेंस के लिए तो हम लोग करते हैं, भगवान के लिए तो परफॉर्मर भी वही है, दृष्टा भी वही है. तो जब वो डांस कर रहा है तो किस लिए डांस कर रहा है? शिव जी जब डांस करते हैं सृष्टि का, तो क्यों कर रहे हैं? नटराज किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही अंदर अलग अलग मुद्राएं प्रकट कर रहे हैं, अलग अलग संभावनाएं, अलग अलग. और बाद में जब वो डांस रुक जाता है तो वही शिव हैं जो नृत्य के पहले थे, नृत्य में थे और नृत्य के बाद हैं. दिस इज हाउ वी हैव टू कंसीव रियलिटी. इस टोटैलिटी में हम शिव के डांस को अलग नहीं कर सकते हैं. दैट इज द मिस्टेक हम लोग करते हैं. तो यहाँ पर श्री अरविंद इस बात को हम लोगों को उसी ओरिजिनल नॉलेज को की तरफ वापस जाना है. तो कुछ पंक्तियां नीचे, दिस बिकमिंग वी कॉल फेनोमेनन बिकॉज एक्चुअली एज थिंग्स आर विद अस नाउ it manifests itself to the consciousness under the conditions of sense perception and sense relation, and not directly to the consciousness itself in its pure and unconditioned embracing and totally comprehending knowledge. कोई भी चीज़ जिसको हम फेनोमेना कहते हैं तो उसको हम अपनी कंडीशनिंग से देखते हैं. कई लोग हैं इनको, अब आप एक वेस्टर्न, ये पूरी क्रिटिक हुई थी ना इस पर, आप एक वेस्टर्न विजन से जब आप माँ काली की नमुंड मालिनी पिक्चर देखते हो या वो मूर्ति देखते हो, विग्रह, तो वेस्टर्न माइंड तो समझ नहीं पाता है ये क्या है, ये आपका गॉड है और आप इसको माँ कह रहे हैं. ये तो सबको मार के कंकालों को पहन करके हाथ में रक्त पीती चली जा रही हैं, शिव जी की छाती पर खड़ी, इसको गॉड कहते हो. आस्क एन इंडियन विद द इंडियन सेंसिबिलिटी, वो सिर्फ कहेगा माँ और आनंदित होगा ना. ये जो विजन है जिससे हम फिनोमेना को देखते हैं, सेम फिनोमेना है, तो हमको उस ओरिजिनल विजन को रिक्लेम करना है. जैसे भगवान इस फिनोमेनन को देखते हैं, जो बाहर में चीजें दिख रही हैं, जैसे वो देखते हैं, जैसे वो इसमें आनंदित होते हैं, जैसे वो इसमें खेलते हैं और हमको कहते हैं कि कम प्ले विद मी. कौन सा खेल खेलोगे? हम कहते हैं बैटल. कम, किसके साथ लड़ेगा? मेरे साथ चल, मैं तेरा ओपोनेंट बन जाता हूं. नहीं सर, आपके छत्र छाया में, कम वी विल डू बैटल. फिर नहीं सर, ये बहुत हो गया, हम तो थोड़ा जॉयस बैटल वाला, रेसलर वाला एम्ब्रेस नहीं, प्रियतम वाला एम्ब्रेस चाहिए. कम चल, अब मैं गार्डन ले चलूंगा तुझे, वहां गार्डन में वी विल प्ले दिस गेम. तो ये हम लोग जब ये जीवन को, यही माँ बार बार बताती हैं कि हम लोग जब प्ले को सीरियसली कब लेते हैं, जब हमको लगता है कि ये कटा हुआ है, भगवान तो कुछ नहीं करेगा, या कंडेम कर देते हैं. और इसीलिए इससे जो एक प्रैक्टिकल चीज़ निकलती है वो ये है, किसी को भी कभी परमानेंटली कंडेम नहीं करना चाहिए. कई बार मैं यही कहता हूँ, जब लोग ऑरोविल आश्रम उसके बारे में भी कहते हैं, तो मैं इनसे केवल एक ही बात पूछता हूँ, किसकी कृति है ये? माँ की कृति है. बस आगे जज करने की जरूरत नहीं है. उसी प्रकार से संसार को जब कंडेम करते हैं, तो जब हम किसी भी कृति को कंडेम करते हैं तो हम उसको भी कंडेम करते हैं साथ में, जिससे ये सृष्टि हुई है. तो करना क्या चाहिए? उस नॉलेज को रिगेन करना चाहिए
कि वो बनाना क्या चाह रहा है। हो सकता है कि हम इसमें मिसरीड कर रहे हैं उसके इंटेंशन को, हो सकता है कि हम इसको बिगाड़ दें। तो ये दोनों जो भेद है श्री अरविंद हमको अनेकों उदाहरण से समझा रहे हैं। अब हम लोग बेसिकली वो ये कि दो प्रकार की नॉलेज है। एक ईगो के द्वारा फिनोमेना की टेम्पररी नॉलेज होती है, और जैसे कि हमको ये आवश्यक है जानना कि ये संसार, ये धरती चपटी है हमारे इमीडिएट पर्पसेस के लिए, लेकिन बैकग्राउंड में हमको ये भी पता होना चाहिए कि धरती घूम रही है। कोई कहे कि क्यों ये बैकग्राउंड वाली नॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि तभी आप ऋतुओं को और दिन रात के भेद को समझ सकोगे। बोथ आर रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली। यही है विद्यांच अविद्यांच। तो उसी तरह ईगो डिवाइस से कुछ एक जो हमको इग्नोरेंस में, इट्स ए पार्शियल नॉलेज। तो ये हम लोगों की कई बार समस्या होती है कि सामने वाला आया, इन्वेजन हुआ और उसने सोमनाथ का मंदिर लूटने आया, और हम लोग डिबेट में लग गए, ये मोक्ष, ये माया, युद्ध लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए। उस समय आपके अंदर प्रेरणा, उसी ऑल विजन की प्रेरणा है, फाइट द ग्रेट बैटल, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। आपका जीवन या मृत्यु वो भी वही तय करेगा, ऑल विजन तय करेगा। यू डू दिस, जो तुम्हें करना है इस समय। इसी को कहा गया कर्तव्यम कर्म, दिस इज वॉट वन हैज टू डू। तो यहां पर श्री अरविंद बता रहे हैं, पेज 540, but it is evident that a self-knowledge based on the separative ego sense is imperfect, and that no knowledge founded upon it alone or primarily or on a reaction against it can be secure or assured of completeness. हमारी ये सीमित दृष्टि, ईगो सेंस, जहाँ हम स्वयं को सेंटर में रखते हैं, स्वयं को सेंटर रख के जब हम जीवन को देखते हैं, कोई अगर हमें क्रिटिसाइज कर दे तो हम क्या कह देते हैं? ये आदमी बहुत खराब है, क्यों? उसने हमको क्रिटिसाइज, ये हम कहते नहीं हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसकी 10 अच्छी चीज़ें भी हम उसके अंदर, अब हमारे माइंड ने कंडीशनिंग हो गई है, उसी से हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। उसी तरह जैसे हम सरफेस फिनोमेना देखते हैं कि कोई अच्छा ईमानदार आदमी था, पूरा नियम से इनकम टैक्स भरता था, रसीद भी दिखाता है, जीवन में कोई छल नहीं किया उसने, और वो जेल में चला गया। तो हमारी ईगो जज करती है, क्यों? उसके मेंटल कंसेप्ट से हमारे की अच्छे के साथ अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा होने की हमारी अपनी परिभाषा है। तो ईगो की ये जो लिमिटेशन है, हमारी अच्छे होने की परिभाषा है कि मीराबाई को महल मिलना चाहिए, और श्री कृष्ण की अच्छी की परिभाषा है मीराबाई को महल से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि महल में रहेंगी तो शी विल नेवर बी एबल टू एम्ब्रेस मी इन ऑल माई फुलनेस। यही होता है ना, मीराबाई जब बाहर जाती हैं सबसे पहले जो कृष्ण जी की मूर्ति थी वही चोरी हो जाती है। तो यही विजन है, हमको ये ईगो विजन को डिवाइन विजन से एक्सचेंज करना है, बस इतना ही करना है। ये नहीं कि ये सब बेकार है, ये माया है, ये सफरिंग है। इसलिए श्री अरविंद हमको बार बार, नहीं तो हमको कंप्लीट नॉलेज कभी भी नहीं मिलेगी। अब इसके 3 कारण बताते हैं। फर्स्ट, इट इज ए नॉलेज ऑफ आवर सुपरफिशियल मेंटल एक्टिविटी एंड इट्स एक्सपीरियंसेस, एंड with regard to all the large rest of our becoming that is behind it is an ignorance. हम केवल उस समय जो चीज हो रही है बार बार से उसको देखते हैं, उसके अंदर क्या घटित हो रहा है, इवन उस व्यक्ति के अंदर हम नहीं जानते हैं। हम केवल वो पापी है, लेकिन पापी के हृदय के अंदर क्या चल रहा है हम नहीं जानते हैं। वो रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, ये भी हम नहीं जानते हैं। तो हम केवल सरफेस पे एक समय उसको देखते हैं। सेकेंडली, इट इज ए नॉलेज ओनली ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग एज लिमिटेड टू द इंडिविजुअल सेल्फ एंड इट्स एक्सपीरियंसेस। ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज टू इट नॉट सेल्फ, समथिंग
that is to say, which it does not realize as part of its own being, but as some outside existence presented to its separate consciousness. तो ये क्या इसका अर्थ हुआ? यही हुआ कि हम केवल एक लिमिटेड टू द इंडिविजुअल सेल्फ एंड इट्स एक्सपीरियंसेस. कितनी बार हम लोग सुनते हैं मेरे अनुभव में. अब ये आपका अनुभव है, अच्छी बात है, सम्मान है, आपके लिए ये अनुभव जरूरी है. लेकिन आपके अनुभव को अगर आप जनरलाइज करके पूरे संसार पे थोप रहे हो तो आप ये गलत कर रहे हो. क्योंकि ये संसार केवल आपका अनुभव नहीं है, ये अनेकों अनेकों क्रीचर्स का अनुभव है. और वो सारे अनुभवों का अकाउंट हम नहीं रख सकते हैं. तो हम केवल एक सीमित हमारे अनुभव, पास्ट के कुछ मेमोरी से जुड़े हुए हमारे अपने सीमित वैल्यूएशन से हम उसको वैल्यू देते हैं. और उसका कारण है कि हमको डायरेक्ट नॉलेज नहीं है. और ये भी है कि ये क्यों हमें इतना हमको उसके अनुसार पे जीवन जीना होता है, क्योंकि हमारे पास वही मटेरियल है फॉर द मोमेंट. लेकिन यही मटेरियल रहे, यही मोड ऑफ ऑपरेशन रहे, ये जरूरी नहीं है. वी कैन चेंज इट फॉर द वास्टर विजन. पेज 541, 541 पैराग्राफ शुरू हो रहा है. या इसके ऊपर थोड़ा सा हम पढ़ लें, बहुत सुंदर है ये. The true relation has not been seized because these two sides of existence must always appear discordant and unreconciled to our intelligence so long as there is only a partial knowledge. ये two sides कौन से हैं? God and world. तो ये दोनों की रिकन्सिलेशन हमारे अंदर नहीं है अभी. और वो तब तक नहीं आएगी जब तक हम गॉड विजन से वर्ल्ड को नहीं देखेंगे. और इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं इंटीग्रल नॉलेज इज द एम ऑफ द कॉन्शियस इवोल्यूशन. सेल्फ नॉलेज इज नॉट एनफ. जरूरी है, हम कौन है, हम ये ईगो फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दैट इज नॉट एनफ. इंटीग्रल नॉलेज सारे संसार में एक एक गति के अंदर भगवान कैसे प्रकट हो रहे हैं, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और तब उनसे जुड़ करके एक्ट करना. दिस इज द ट्रूथ टुवर्ड्स विच वी हैव टू गो. अब उसमें एक चरण आता है, श्री अरविंद हम लोगों को बताते हैं इस चैप्टर में. अब देखिए स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं, बच्चे की उंगली पकड़ के. अब इतना समझ आ गया कि ये सरफेस नॉलेज विच इज एन इग्नोरेंस, उसके आधार पर हमारा जीवन सीमित रहेगा, समझ सीमित रहेगी. हम भगवान का इस संसार में प्रयोजन नहीं समझ सकेंगे. रिकंसाइल करना तो असंभव है. हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. हमारी मेंटल इंटेलिजेंस कैपेबल नहीं है. लेकिन ये सदैव इनकैपेबल रहे ऐसा नहीं है. ये सब बाद में स्पिरिचुअल इवोल्यूशन यहीं से शुरू हो रहा है. तो अब यहाँ एक चैप्टर है, चैप्टर 10, नॉलेज बाय आइडेंटिटी एंड सेपरेटिव नॉलेज. तो इसमें केवल वो बता रहे हैं कैसे हम जानते हैं किसी भी चीज को. ज्ञान, तो ये तो पता है कि सबसे पहले जो हमारा ज्ञान होता है वो इंद्रियों के द्वारा होता है. इंद्रियों के द्वारा हमारा ज्ञान कैसे होता है? कोई चीज को हम बाहर से देखते हैं, इंद्रियां उसको पकड़ती हैं, और फिर वो माइंड उसके ऊपर फेनोमेना को समझने की चेष्टा करता है. वो एक पूरी प्रोसेस है एनालिसिस की, और बाद में वो चीज को समझता है. उसको वो कहता है ज्ञान. जैसे कि उसने एक देखा, ये पेड़ इस तरह से उगता है, ये सांप विषैला है, ये विषैला नहीं है, मनुष्य का बिहेवियर ये होता है, कुत्तों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, भोजन इस तरह. ये सारे जो ज्ञान है इंद्रियों के द्वारा हम देखते समझते हैं, मेमोरी से एसोसिएट करते हैं, और माइंड उसको जोड़ करके ज्ञान, ये इनडायरेक्ट है. फिर एक होता है ज्ञान जो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है किसी ना किसी रूप में डायरेक्टनेस से. वो ज्ञान क्या होता है? जैसे कि हमारे अंदर कोई एक चीज उठी, एक एंगर अगर हमारे अंदर आया, तो वी से दैट आई एम एंग्री, और मोर करेक्टली आई वॉज एंग्री. तो अगर कोई आपसे कहे कि हाउ डू यू से दैट यू आर एंग्री, कभी कभी ये खेल भी खेला जा सकता है. मुझे बहुत गुस्सा आता है. अच्छा, दिखाइए जरा कैसे आता है. नहीं ऐसे नहीं आता. अरे आपको आता है,
आप दिखाइए कैसे आता है। ये हमारा मतलब थोड़ी है। आप देखिए, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट, बिंदु है, जिसके बाद वो हमारे अंदर प्रवेश करता है। उस बिंदु को हम नहीं जानते हैं और हम एंगर बन जाते हैं। तो वो एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है जिसमें हम कुछ देर के लिए वी बिकम एंगर और फिर हम बाहर आ जाते हैं। अगेन वी कैन बिकम एंगर बाय हैबिट एंड एसोसिएशन, फिर हम अलग आ जाते हैं। और तीसरी होती है नॉलेज बाय आइडेंटिटी। उसका मानव चेतना में जो एक एग्जाम्पल होता है वो ये कि आई नो दैट आई एम। आपके सारे कार्ड खो गए, आइडेंटिटी कार्ड, फिर भी अगर कोई पूछे कि भाई तुम हो, इसका प्रमाण क्या है, तो आप परेशानी हो जाए। भाई देख, मेरा शरीर है। नहीं नहीं, तुम हो, तुम वही हो। अब देखिए समस्या शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने जिन चीज़ों के साथ स्वयं को आइडेंटिफाई किया है, अदर देन द बॉडी, योर आउटर पर्सनैलिटी, एवरीथिंग, नन ऑफ दिस विल होल्ड वैलिड। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सब चीज़ें ना भी रहें तो आई एम बाय ए डायरेक्ट आइडेंटिटी। अब ये इसलिए श्री अरविंद ये भूमिका दे रहे हैं, और भूमिका नहीं है, ये मेथड्स बता रहे हैं कि अगर हमको डिवाइन नॉलेज या डिवाइन सेल्फ को जानना है तो द ओनली वे टू नो इट इज बाई आइडेंटिटी। बाकी सारे जो नॉलेज हैं, ये नहीं उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं, बट दैट विल ऑलवेज बी इम्परफेक्ट नॉलेज, और उसका अपना रोल है, वो प्रिपेयर करती है हमको। अब यहाँ पे नॉलेज बाय आइडेंटिटी एंड सेपरेटिव नॉलेज, अब श्री अरविंद हम लोगों को चारों तरीके बता रहे हैं। आवर सरफेस कॉग्निशन, बाहर से जैसे चीज़ों को देख के हमारे विचार प्रकट होते हैं। आवर लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड मेंटल वे ऑफ लुकिंग एट आवर सेल्फ, at our inner movements, and at the world outside us and its objects and happenings is so constituted that it derives in different degrees from a fourfold order of knowledge. हम स्वयं को, संसार को, अपने अंदर की गतिविधियों को ये चार तरह से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। The original and fundamental way of knowing, native to the occult self in things, is a knowledge by identity. सबसे उत्तम तरीका तो यही है अल्टीमेटली। अब भगवान हर चीज को क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं? क्योंकि वो हर चीज वही है। एक जगह माँ लिखती हैं, माई चाइल्ड आई नो यू बिकॉज आई एम यू। उनको पता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इवन ह्यूमन मदर्स को, जब बच्चा एकदम छोटा होता है, उनको ठीक पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए। बच्चे को नहीं पता होता है मुझे भूख लगी है या ठंड लग रही है, बट मदर्स नो। तो वी नो आवर सेल्स एज ये नॉलेज बाय आइडेंटिटी। अब द ओरिजिनल एंड फंडामेंटल ऑफ वे ऑफ नोइंग नेटिव टू द ऑकल्ट सेल्फ इन थिंग्स इज ए नॉलेज बाय आइडेंटिटी। दिस सेकेंड, ये भी हम लोग, अब भगवान को भी कैसे, आप किसी से पूछो कि आप कैसे जानते हो, जो हम लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो माँ को उस तरह कनेक्ट करते हैं कि मदर इज डिवाइन। अब कैसे जानते हैं? आप कुछ भी, कितने भी प्रमाण ले आइए, कोई पार्ट आपका ये जानता है मच मोर कन्विंसिंगली देन एनीथिंग एल्स। एक अनुभव हुआ एक व्यक्ति का, कई ऐसे लोगों के अनुभव है, और एक स्टडी सर्किल में हमारे एक बंगाली दादा थे, बड़े इंटेलेक्चुअल, सावित्री में बड़ा मज़ा लेते थे। तो बस एक दिन मुझे कहते हैं, बाकी सब ठीक है, बहुत अद्भुत पुस्तक है, श्री अरबिंदो तो वेरी ग्रेट, मदर शी इज ए ग्रेट लेडी, पर तुम लोग उनको भगवान भगवान डिवाइन क्यों कहते हो? ये मुझे नहीं समझ आता। मैंने कहा कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। आप सावित्री पढ़ना शुरू कर दिया है तो ये भी समझ आ जाएगा जब वो चाहेंगी। मैं कौन हूँ बताने वाला आपको, इसका कोई प्रमाण तो होता नहीं है। फिर रिलिक्स आए तो हम सब अपने हाथ में लेके, इनके हाथ में रिलिक्स आए तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया, बुरी तरह रोए जा रहे हैं। तो जब उन्होंने दूसरे को पास किया, बाद में मैंने उनको किनारे लेके पूछा, दादा क्यों बोलो, क्या हुआ आपके साथ? कहते हैं किछु बोलते पारे ना, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। उसके बाद से उनको माँ माँ की रट लगी। अब ये ज्ञान कैसे आया?
कौन सी चीज रिकॉग्नाइज करती है कि शी इज द डिवाइन मदर? ये आप कोई इंटेलेक्चुअल, ये जब जान उनको जनाना होगा, इसीलिए सो जाने ही जिन राम जना ही, ये अपने आप ए टाइम कम्स जब हम आइडेंटिफाई के द्वारा कि यस आई एम हर चाइल्ड, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. आप इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट इज वन काइंड ऑफ नॉलेज बाय आइडेंटिटी. लेकिन हम माँ को दूसरे तरह भी कनेक्ट करते हैं और संसार को भी. द सेकेंड डिराइवेटिव is a knowledge by direct contact associated at its roots with a secret knowledge by identity or starting from it, but actually separated from its source and therefore powerful but incomplete in its cognition. अब ये आप सुनेंगे. अब मैं माँ का एग्जाम्पल लेता हूँ. अब ऐसे लोग मिलेंगे आपको, हाँ शी इज डिवाइन, फिर वो उनकी मानवीय लीलाएं बताएंगे. फिर किसी ने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज बताई, कहा हम लोग उनकी मानवीय लीलाओं में उलझे रहे, पर वो बताएंगे, बड़े जॉय से बताएंगे. बीच बीच में आपको लगेगा कि दे आर ऑलमोस्ट एट इट कि शी इज डिवाइन, पर वो भाव नहीं आ पाता है पूरा का पूरा. तो एक बार एक बड़ी वेल नोन साधिका थी, तो वो बताने लगे कि हमारे समय में माँ जब थी, तो 3-4 बार कहा माँ जब थी. तो हमने कहा प्लीज आप ऐसा ना कहिए. क्यों? क्योंकि हमको ये अजीब लग रहा है. क्यों अजीब लग रहा है? हमने कहा हमने कभी ये भाव आया ही नहीं कि माँ थी. तो उन्होंने कहा आपने देखा है माँ को? मैंने कहा नहीं देखा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं जब मेरे लिए वो इतनी ज्यादा हैं तो आपके लिए वो थी कैसे हो गई? आई सेड कि मैंने नहीं देखा है इन आंखों से इस जन्म में, लेकिन मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि शी वॉज. अजीब लगता है हमेशा जब मैं पढ़ता हूं 17 नवंबर 1970. इट इज जारिंग, और ऑनेस्टली इट इज जारिंग. लेकिन ये नहीं कि वो गलत है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट से डिवाइन मदर के उन्होंने कहीं ना कहीं ये भाव है डिविनिटी का, लेकिन फिर भी उसमें एक इनडायरेक्टनेस आ गई है, वो कन्विंसिंग सेंस. तो यहां पर श्री अरविंद उसको बता रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एसोसिएटेड एट इट्स रूट्स विद ए सीक्रेट नॉलेज बाय आइडेंटिटी. वो स्वयं नहीं जानते हैं कि माँ से वो जुड़े हैं, जिस तरह से जुड़े हैं कहीं ना कहीं उनकी सोल रिकॉग्नाइज करती है. इन्हीं साधिका की बात है, एक माता जी से एक बार बड़े नाराज होके मैं जा रही हूँ, तो माँ ने उनको फूल दिया था, फूल उन्होंने वहीं पर फेंका और मैं जा रही हूँ. चली पैक वैक करने लगी अपना. इतने में वसुधा बहन गई पीछे पीछे, तो कहा माँ ने एक कार्ड तेरे लिए भेजा है. हाँ हाँ ठीक है रख दो. पूछोगी नहीं माँ ने क्या कहा? क्या कहा होगा? कहा होगा देखो इस निकम्मी लड़की को. कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि चीज ज्यादा ही कर दी मैंने. बोल दो क्या कहा माँ ने. माँ ने कहा शी डज नॉट नो हाउ मच शी लव्स मी. अब ये जब कहा तो उसके तो आंसू. ये माँ ने ऐसा कहा? हाँ ऐसा कहा. सच में? हाँ सच में. अब देखिए उसकी सोल जानती है ये सारा बाहर से वो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कांटेक्ट में है कि शी इज द डिवाइन मदर. सब छोड़ छाड़ के वापस. सो दैट इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, secret identity but actually separated from its source and therefore powerful but incomplete in its cognition. उस लेवल पर वो नहीं, सोल नहीं जान, उस लेवल पर वो व्यक्ति नहीं पहुंचा है कि वो जान पाए कि यस सी इज द डिवाइन मदर, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो ज्ञान है और उसी के अनुसार वो सारे काम हो रहे हैं. तीसरा, द थर्ड इज ए नॉलेज बाय सेपरेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन but still with a direct contact as its support or even a partial identity. कहीं ना कहीं कांटेक्ट हो रहा है, कोई कहानी सुन ली, कोई किताब पढ़ ली, किसी ना किसी रूप का कहीं फोटो देख ली, कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन इट इज़ नाउ सेपरेटिव नॉलेज. हाँ माँ के बारे में सुना है, श्री अरविंद के बारे में सुना है, ऐसे लोग हैं जो एडमायर करते हैं, वो डिवाइन नहीं कहते बट एडमायर करते हैं, विच इज़ ए काइंड ऑफ इनडायरेक्ट नॉलेज जिसमें
कॉन्टैक्ट हो रहा है लेकिन हम उसको नहीं जानते. और चौथी है कंप्लीटली सेपरेटिव नॉलेज. The fourth is a completely separative knowledge which relies on a machinery of indirect contact. A knowledge by acquisition which is yet, without being conscious of it, a rendering or bringing up of the elements of a pre-existent inner awareness and knowledge. तो वो एक बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके थ्रू वो कोई चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में अपने अंदर ही छिपे ज्ञान को किसी न किसी रूप में प्रकट करने की चेष्टा कर रहे हैं. श्री अरविंद लेकिन इसका एक अलग अलग उदाहरण देते हैं. हम लोगों ने तो ये उदाहरण माता जी के साथ, क्योंकि दिस व्हाट वी सी. अब श्री अरविंद इन चारों मेथड्स को बता रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में. द फर्स्ट वे ऑफ नोइंग इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज इलस्ट्रेटेड in the surface mind only by our direct awareness of our essential existence. इसकी बात हुई. मैं हूं, इसके लिए मुझे किसी के द्वारा किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है. I know that I am. It is a knowledge empty of any other content than the pure fact of self and being, of nothing else in the world. ये शेरविंद एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे. ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम जानते हैं हमें दिस इज द हाईएस्ट सेल्फ नोइंग, बट दिस इज एन एग्जाम्पल कि हम कैसे जानते हैं. फिर दूसरा वो बताते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. बट इन द नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट्स ऑफ आवर सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, हमारी व्यक्तिगत चेतना के अंदर सम एलिमेंट ऑफ अवेयरनेस बाय आइडेंटिटी डज एंटर, फॉर वी कैन प्रोजेक्ट अवर सेल्स विद ए सर्टेन आइडेंटिफिकेशन इन टू दीज मूवमेंट्स. मेरे विचार हैं, ये क्या हुआ, थोड़ा सेपरेट करके हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. इट हैज बीन ऑलरेडी नोटेड हाउ दिस कैन हैपन इन द केस ऑफ एन अपरश ऑफ wrath which swallows us up, so that for the moment our whole consciousness seems to be a wave of anger, other passions. हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हम कहते हैं कि मैं क्रोधित हूँ. कल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हम सुन रहे हैं, भाई तुम चले जाओ. क्यों? क्योंकि मैं इस समय क्रोधित हूँ. अब उसको नहीं पता चल रहा है कि भाई आप क्रोधित है, कहीं दिख नहीं रहा. अभी दिखेगा, 1 मिनट और रुकोगे तो दिखेगा. गो अवे फ्रॉम हियर, तुम्हारी भलाई है. क्यों? आपको पता है कि आप क्रोधित हैं, क्योंकि आपने क्रोध के साथ आइडेंटिफाई कर लिया. और सच में सिंपल रेमेडी व्हेन समबडी इज इन एंगर, प्लीज 10 फीट की 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी. अब मास्क कौन सा? फिटनेस पुरुष का मास्क. ऑफ कोर्स इससे समस्या होती है. समस्या होती है कि भाई अगला बंदा कहता है कि आप हमारी बात समझने की जगह इनडिफरेंट हो गए हो. अब क्या करे व्यक्ति, समझ लीजिए. लेकिन ये क्या होगा कि वो एक डिफ्यूज हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा कंटेनर से कंटेंट, फिर लौट के आएगा. बात वही होगी, चाहे वो आपके सामने हो या आपके चले जाने से हो. वो सारा क्रोध कहीं ना कहीं उतरेगा, स्वैलो होगा, कुछ भी होगा. उसके बाद फिर वो, क्योंकि जो भी हम एक्सप्रेस करते जा रहे हैं नेचर में वो हैबिट बनती जा रही है और आप रोक नहीं सकते हैं. तो इट इज़ मैनी टाइम्स ए गुड पॉलिसी. सर्टेनली डिबेटिंग, डिस्कसिंग इज द लास्ट थिंग. अगर आप रहना है तो खड़े रहिए, उसको निकल जाने दीजिए उस विष को. डोंट ट्राई टू कैच द कोबरा विद द फैंग्स जब वो बाइटिंग की मुद्रा में हो. जस्ट वेट. शिव जी का आवाहन करिए, क्योंकि कोबरा को वश में वही कर सकते हैं. अब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल इसमें से निकलती हैं कि आप नहीं समझ रहे हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है, पर वो जानता है एंगर, और वो स्वैलोज अस अप. लुक एट दिस डिस्क्रिप्शन. क्रोध पूरी तरह हमको निगल लेता है अजगर की तरह. और ये क्रोध के साथ ही नहीं है, हर चीज के साथ. seems to be, our whole consciousness seems to be a wave of anger. Other passions, love, grief, joy have the same power to seize and occupy us. ऐसा होता है कि दुख में व्यक्ति इतना मगन हो जाता है कि वो दुख भंजन का नाम तक नहीं लेता है.
उससे कहो कि भाई भगवान का स्मरण करो, भगवान की बात मत करना। अभी गुस्सा हो जाता है कि आप इस समय भगवान की बात क्यों कर रहे हो, मैं इतना दुखी हूं। भाई दुखी हो इसीलिए कह रहे हैं, नहीं, आप हमारे दुख को समझ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उस दुख ने उसको निगल लिया है पूरी तरह। ये बिकम आइडेंटिफाइड विथ ग्रीफ। देखिए सारी समस्याएं इस तरह के, लेकिन ये टेम्पररी आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। थॉट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स एंड ऑक्यूपाइज। वी लूज साइट ऑफ द थिंकर एंड बिकम द थॉट एंड द थिंकिंग. But very ordinarily, there is a double movement. A part of ourselves becomes the thought or the passion. Another part of us either accompanies it with a certain adherence or follows it closely and knows it by an intimate direct contact which falls short of identification or entire self-oblivion in the movement. तो ये अगर हम प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा है कि हम पूरी तरह उसमें फ्लो नहीं कर रहे हैं। कोई चीज़ें जो अलग होके देख भी रही है, बाहर क्रोध आ रहा है, ग्रीफ आ रहा है, लेकिन कोई चीज़ अलग से, अगर ये हम करना शुरू कर दें तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से श्री अरविंद हमें सब बता रहे हैं कि वी कैन डिटैच आवर सेल्व्स, वी कैन हैव अ डबल नॉलेज एंड फिर फाइनली सेपरेटिव नॉलेज, पेज 547 पर, इन द कॉग्निशन ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स आवर नॉलेज हैज एन एंटायरली सेपरेटिव बेसिस. अपने अंदर के मूवमेंट्स के साथ हमारी ये दो प्रकार की, एक तो होती है आई एम, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी, दूसरी होती है दो प्रकार की, एक हम पूरी तरह वह बन जाते हैं, दूसरा हम सेपरेट करके लेकिन कुछ कांटेक्ट है. तो ये दो प्रकार की सेपरेटिव एंड येट आइडेंटिफाइड नॉलेज है. और चौथी जो एकदम बाहर की, जो ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं समझते हैं. इट्स होल मशीनरी एंड प्रोसेस आर ऑफ द नेचर ऑफ एन इनडायरेक्ट परसेप्शन. अब कोई कहे कि आप इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं, ये इंद्रिय हमको उसका करेक्ट मेजर और अकाउंट नहीं देती हैं. इसीलिए दो हम लोग कहते हैं देखा सच होता है, लेकिन देखा सच नहीं होता है. सच वो होता है अगर उस व्यक्ति के साथ आप एक होकर के या उस वस्तु के साथ एक होकर के जान सको. और चूंकि हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, इग्नोरेंस में हमारी केवल ये फैकल्टी ऑपरेट करती है बाहर से चीज़ों को देखना, इसलिए हम एरर्स और एरर्स के कारण ईविल, ये सब कुछ एक पैकेज है. We do not identify ourselves with external objects, not even with other men, though they are beings of our own nature. We cannot enter into their existence as if it were our own. We cannot know them and their movements with the directness, immediateness, intimacy with which we know, even though incompletely, ourselves and our movements. तो ये, और इसमें कितनी भ्रांतियाँ होती है हम सब जानते हैं कि माइंड सेट बना है कि वो गोरा है तो अच्छा है. ये माइंड सेट है. माइंड सेट ये बना है जो स्मार्ट हैंडसम प्रिंस इज जस्ट द मिस्टर परफेक्ट. माइंड सेट है. सोक्रेटिस बेचारे बड़े अगली थे, तो उनकी वाइफ ने भी उनको कहा था आप बाहर ही रहो, लेक्चर दो और खुश रहो. बट व्हाट ए मैन ही वाज. तो ये हमारी जो इनडायरेक्ट नॉलेज होती है हमेशा ये फॉल्टी होती है. पर इसी को हम दूसरों को समझने में वो करते हैं. जो हम जैसे हैं हमको लगता है दूसरा भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, वैसे ही एक्ट कर रहा है. तो ये सब के कारण ही हम लोगों को रीज़न डेवलप करना पड़ा, क्योंकि इनडायरेक्ट नॉलेज बहुत फॉल्टी हो सकती है. क्योंकि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उसी को सच ना मान लें, जो हमने सुना उसको सच ना मान लें. इसलिए रीज़न की फैकल्टी डेवलप हुई ताकि वो इसको एनालाइज करके एक काइंड ऑफ वर्केबल नॉलेज,
वर्केबल नॉलेज इग्नोरेंस में। तो ये सब हम लोगों को श्री अरविंद बता रहे हैं कि ये डिवाइसेस हैं जो क्रिएट की गई हैं, और इसमें आप फिर हमको बताते हैं कि हम क्या क्या नहीं जानते, लेकिन वो एक और चैप्टर में आएगा बहुत विस्तार में। वो नेक्स्ट चैप्टर है द बाउंड्रीज ऑफ द इग्नोरेंस। तो हम क्या क्या नहीं जानते। एक्चुअली श्री अरविंद इसको समराइज कर सकते थे। बच्चे वास्तव में तो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो समरी जजमेंट्स नहीं देते हैं। तो हम क्या जानते हैं? सरफेस बीइंग के द्वारा सरफेस पे जो घटना हो रही है उसको जानते हैं, बस। वो भी केवल उतना जितना वो दृश्य उस समय हमको दिखा रहा है। तो हम वास्तव में वस्तुतः किसी चीज को ठीक से नहीं जानते। तो बाउंड्रीज ऑफ इग्नोरेंस में श्री अरविंद कहते हैं कि ये सरफेस कॉन्शियसनेस के पीछे, सरफेस कॉन्शियसनेस क्या करती है? एक नैरो सिलेक्शन करती है। कई सारी चीजें हो रही होती है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट। अब ये नैरो सिलेक्शन देखिए कितनी समस्या होती है। कुछ लोग बड़े हाइपर क्रिटिकल होते हैं, वो केवल आपकी साड़ी का दाग ढूंढते रहते हैं। अब वो बड़ी परेशानी होगी। आप कुछ भी कर लीजिए, एकदम आपने बेस्ट नया पहन लिया कपड़ा, उसमें भी कोई फॉल्ट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ए नैरो सिलेक्शन। ह्यूमन जजमेंट्स भी उनके ऐसे होते हैं। वो व्यक्ति वो ऐसा है, कैसा है भाई? अरे वो बड़ा गुस्सैल है। कितनी बार गुस्सा नहीं, एक आध बार आप गुस्सा हो गए, वो भी एक देयर इज ए बैकग्राउंड, तो आपने उस पर एक नैरो सिलेक्शन। तो ये नैरो सिलेक्शन जो होता है उसके द्वारा हमारी सरफेस चेतना समझती है। लेकिन क्या छूट जाता है? यहाँ श्री अरविंद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोगों को, बाद में फिर भी ये विस्तार से आएगा कि 3 अकल्ट सोर्स हैं ज्ञान के और एक्शन के जो हम नहीं जानते। एक है सबकॉन्शियस, जिसको हम नहीं जानते। हमने बाहर से वो एक्शन देखा, उसके नीचे सबकॉन्शियस कौन सी चीज थी जिसके कारण उसके पांव लड़खड़ाए, ये हम नहीं देख पाते। तो दैट इज दी सबकॉन्शियस जो पीछे से ऑपरेट कर रहा था। फिर कहते हैं सबलिमिनल, सरफेस कॉन्शियसनेस के पीछे एक यूनिवर्सल, एक ब्रह्मांड है जिसमें अनेकों अनेकों शक्तियां काम कर रही हैं, बीइंग्स हैं, फोर्सेस हैं, एनर्जीज हैं, हम उनको नहीं जानते। और ऊपर सुपर कॉन्शियंट है, दैवी शक्तियां, वो भी ऑपरेट कर रही हैं, उनको भी हम नहीं जानते। तो यहाँ पर ये सब हमारी बाउंड्रीज ऑफ इग्नोरेंस है। हम स्पेस का एक छोटा सा टुकड़ा देखते हैं, हम कालखंड का एक छोटा सा मोमेंट देखते हैं, और उसके आगे पीछे चारों तरफ, अपने अंदर, अपने नीचे, ऊपर, भविष्य, भूतकाल, कुछ भी नहीं जानते हैं। श्री अरविंद सावित्री में इसको इस तरह से लिखते हैं, मैन स्टिल ए चाइल्ड इन नेचर्स माइटी हैंड्स, इन द सक्सेशन ऑफ द मोमेंट लिव्स, his memory stares back at a phantom past. His future flees before he walks. He sees imagined garments, not a face. He waits to weigh the certitude of his thoughts. He waits to see the consequence of his acts, but he knows not whether he shall survive or perish from the earth where he was king, like the mastodon and the sloth. तो ये हमारा ज्ञान का दायरा, ये बताना जरूरी है। थोड़ा सा हम लोग विनम्र बने, क्योंकि विनम्रता ही ज्ञान का द्वार खोलती है। कई बार मैंने देखा है, जैसे श्री अरविंद के कंटेक्स्ट में, एक बार एक सज्जन, मेरी राय में श्री अरविंद, मैंने कहा बस इसके आगे आवश्यकता नहीं, आपकी राय है, विजन होगा तो आप बताइएगा। अभी राय है ना, राय रखिए आप आपकी राय है, बहुतों की राय है। राय का क्या है? राय बहादुर साहब हैं, राय से तो भरी हुई है संसार। ओपिनियंस, ओपिनियंस आर नॉट ट्रूथ। और श्री अरविंद क्या ला रहे हैं? ट्रूथ विजन। तो अगर उसको
इसीलिए जब श्री अरविंद, शंकराचार्य और बुद्ध इनकी बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस करके ही हैज गॉन बियॉन्ड इट, तो वो ट्रुथ विजन के आधार पर कर रहे हैं. तो पहली चीज विनम्रता, ये सब पढ़ के हम सबको आती है. ही इज ए परफेक्ट जेंटलमैन. तो ये बताने की जगह कि तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, श्रीरविंद बता रहे हैं कि तुम्हारी बाउंड्रीज ऑफ इग्नोरेंस क्या है. पेज 576, ऊपर से तीसरी लाइन. वी आर नॉट ओनली वॉट वी नो ऑफ आवर सेल्व्स बट एन इमेंस मोर विच वी डू नॉट नो. आवर मोमेंटरी पर्सनैलिटी इज ओनली ए बबल ऑन द ओशियन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. और बबल के अंदर हम लोग रहते हैं और बबल को ही सब कुछ समझते हैं. जस्ट 5 more minutes will take. A superficial observation of our waking consciousness shows us that of a great part of our individual being and becoming we are quite ignorant. कहते हैं इसके लिए कोई बहुत तुम्हें पंडित होने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को देख लो ध्यान से, इवन सुपरफिशियली देख लो, पता चल जाएगा. It is to us the inconscient just as much as the life of the plant, the metal, the earth, the elements. Inconscient मतलब हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वही चीज के प्रति जो कल हमें डसने वाली है. ये हमारी सीमा है, बाउंड्रीज ऑफ इग्नोरेंस. तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से, बट वी इफ वी कैरी अवर नॉलेज फार्दर, pushing psychological experiment and observation beyond their normal bounds, we find how vast is the sphere of this supposed inconscient or this subconscient in our total existence. The subconscient, so seeming and so called by us because it is a concealed consciousness, and what a small and fragmentary portion of our being is covered by our waking self-awareness. नींद में कई बार सबकॉन्शियंट एक्टिव हो जाता है, बाकी भाग भी एक्टिव हो जाते हैं. सब कॉन्शियंट हम लोग कैसे नचाता है, इसकी कई साइकोलॉजी में तो ये हम लोग इसको जानते ही हैं कि कैसे लोग अपना गुस्सा उसको किसी और पे निकाल देते हैं, डिस्प्लेस करते हैं. ये सब मैकेनिज्म्स हैं हमारे सब कॉन्शियंट के अंदर. गुस्सा किससे था? पिताजी से था. निकला किस पर? वाइफ के ऊपर निकला. पता नहीं क्यों निकला, वो सब कॉन्शियंट के अंदर पड़ा हुआ है और वो निकल रहा है. सब कॉन्शियंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ड्राइव करती हैं और हम उसको मॉडिफाई करते हैं बाहर में ताकि वो एक्सेप्टेबल हो जाए, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी. तो सिविलाइजेशन डेवलप्स लाइक दैट. इफ़ वी कॉल इट ए सिविलाइजेशन, तो श्री अरविंद कहते हैं कि हम लोग थोड़ा भी ध्यान से अगर अपनी साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज को ढकेलेंगे तो हम देखेंगे. और कि ये सब कॉन्शियंट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ समाप्त होता है, सबलिमिनल का क्या प्रोविंस है, ये सब बाद में विस्तार में बताएंगे. फिर पेज 580 पर, बट द सबलिमिनल सेल्फ इज नॉट एट ऑल दिस सबकॉन्शियंट कैरेक्टर. सबकॉन्शियंट का क्या होता है? मैकेनिकली आपको गुस्सा आ गया, आपको पता नहीं है क्यों गुस्सा आया, आ गया. अब आपने वहाँ पे एक जस्टिफिकेशन लगा दिया, तुमने ऐसा कहा, भैया ऐसा कुछ नहीं कहा, गुस्से की कोई बात नहीं थी. लेकिन अब वो सबकॉन्शियंट आ गया, ईगो को एक जस्टिफिकेशन करना है तो उसने जस्टिफाई कर दिया. लेकिन इसके अलावा सबलिमिनल है जो हमारी जागृत चेतना के पीछे है, वो कॉन्शियस होता है. सबकॉन्शियंट कॉन्शियस नहीं है, उसके अंदर से इंपल्सेस निकलती हैं, प्रिक करती हैं. सबलिमिनल के अंदर एक चेतना है. इट इज इन फुल पोजेशन ऑफ ए माइंड, ए लाइफ फोर्स, ए क्लियर सटल फिजिकल सेंस ऑफ थिंग्स. सबकॉन्शियंट जानता है, और ये सबलिमिनल, और कोई व्यक्ति अगर सबलिमिनल माइंड में चला जाए तो वो यूनिवर्सल माइंड के संपर्क में आके उन चीज़ों को जान सकता है जो हमारा सतही माइंड नहीं जानता, क्योंकि सबलिमिनल माइंड का एक विस्तार है. अगर वो सबलिमिनल वाइटल में आ जाए तो उसको बहुत सी चीज़ें अनुभूत हो सकती हैं जो उसका बाहरी चेतना नहीं समझ पाती है. सबलिमिनल फिजिकल में आ जाए तो उसको ये ज्ञान हो सकता है रोग का, यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सब उसके अंदर एक नॉलेज है जिससे हम पूरी तरह अनभिज्ञ हैं. लास्ट में
बताते हैं कि ये 3 एलिमेंट है, और लास्ट है पेज 581 पे, देर इज देन इन अवर टोटल रेंज ऑफ एग्जिस्टेंस ए सुपर कॉन्शियंस as well as a subconscious and inconscious, overarching and perhaps enveloping our subliminal and our waking selves, but unknown to us, seemingly unattainable and incommunicable. हमारे तहखाने में, इसको ऐसे ले लें कि हमारा घर है कई मैंशंस का, तहखाने में चोर, बिच्छू, सांप पड़े हुए हैं, ऊपर के घर में हीरे मोती जवाहरात, उनके साथ देवता इत्यादि हैं, सब ने मिलकर, पीछे और भी कमरे हैं, बाग बगीचे हैं जिसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल उगे हैं, लेकिन हम केवल उस ड्राइंग रूम कल्चर, ड्राइंग रूम अच्छा दिखना चाहिए, लिविंग रूम, हम उसमें रहते हैं, उसी में सो जाते हैं, उसी में उठते हैं, और जब सोते हैं तो हम स्लीप वॉकिंग करते हैं इन एरियाज से, और फिर वापस उसी कमरे में आके दरवाज़ा बंद कर लेते हैं. ये हमारी अभी की अवस्था है, लेकिन आवश्यक नहीं कि ऐसा ही रहे. लेकिन उसके पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये अज्ञान क्यों आया, इसका क्या प्रयोजन है, और वो सब क्रमशः आगे श्री अरविंद हम सबको बताएंगे. तो हम लोग वी विल स्टॉप हियर विद दिस चैप्टर. टुमारो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 12, द ओरिजिन ऑफ द इग्नोरेंस.